चलिए, लास्ट आप लोग का जो भी क्या क्या देखे गया था देखने के लिए, वो आप लोग से देखा हुआ था। आज को समझने के लिए स्टार्टिंग में अभी क्या करना है, मैंने आप लोग को सेकेंड या थर्ड क्लास में शायद आप लोग को बोला गया था कि नॉन रेसिडेंट इंडियन और क्या था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इन दोनों का डेफिनेशन आप लोग को बोला गया था कि आप लोग को देखना है। तो आप लोग ने एक्ट में सर्च किया था, किसने किसने किया था? सबने कर लिया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 बुक में लिखा हुआ है। जो पहला वाला आप लोग बेसिक्स का चैप्टर है, सबका पास बुक है। तो आप लोग को ढूंढना है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन या बाय डेफिनेशन कहीं पे भी अगर पहला वाला बेसिक्स वाला चैप्टर में सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 का मेंशन नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 बुक में है या नहीं है? चलो, नहीं मिला किसी को? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्या बोलते हैं आप लोग को? नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट, नॉट अ रेसिडेंट। रेसिडेंट का मीनिंग सेक्शन 2 में दिया हुआ है, हाँ हाँ या नहीं? तो ये वाला काम आप लोग को देखना है। पहले मैंने क्या दिया था? नॉन रेसिडेंट इंडियन, लेकिन नॉन रेसिडेंट इंडियन बोल के ये वाला जो टर्म है जिसको हम लोग फेमसली क्या बोलते हैं? NRI। तो NRI बोल के डिफाइंड इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इनकम टैक्स में क्या है? ओनली नॉन रेसिडेंट बोल के है। तो इंडियन हो या ना हो मतलब नहीं। तो ये वाला जो टर्म हो रहा है इसका मतलब इनकम टैक्स से नहीं है। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला है? नॉन रेसिडेंट को बोल रहा है, इसको नहीं बोल रहा है। इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट। अभी नॉन रेसिडेंट कौन है? इज अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट। अभी रेसिडेंट होने के लिए हम लोग को कहां पे जाना पड़ेगा? सेक्शन 6। इनकम टैक्स में यही है कि जाना कहां पे चाहिए? 2 में, क्योंकि 2 में मैंने क्या बोला था कि डेफिनेशंस सब 2 में रहता है। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 5 पढ़ने से पहले हम लोग को सेक्शन 6 समझना पड़ेगा। तो पहले क्यों आ गया? आ तो गया, आ गया, इसलिए आया कुछ नहीं पता। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है कि आपको डिसाइड होता है कि रेसिडेंट कौन है। उसमें भी क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 6 क्या बोलता है? रेसिडेंस इन इंडिया बोल के रखा हुआ है। सेक्शन 6 जो है स्टैंड्स फॉर रेसिडेंस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन रेसिडेंस लिया है
उसका लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग को ऑलरेडी एसएससी मिल गया था, पर्सन मिल गया था, पर्सन डिफाइन था, तो फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन हम लोग को डिसाइड करना है कि वो इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है। तो इंडिया में रेसिडेंट होगा तो उसका लिए टैक्सेशन अलग होगा, और रेसिडेंट नहीं होने से टैक्सेशन नहीं होगा उसका, ठीक है। ये समझ में आ गया खाली। तो हम लोग को पहले क्या देखना, अभी रेसिडेंट का डेफिनेशन है कि नहीं सेक्शन 2 में, जो कि नहीं होना चाहिए। बाद में हम लोग को सेक्शन 6 में जाना है। सेक्शन 6 में जाने के लिए हम लोग को कौन सा चैप्टर में जाना पड़ेगा, आप लोग का चैप्टर नंबर 2 में जाना पड़ेगा, जो कि ये वाला चैप्टर हम लोग खत्म कर लेते हैं पहले। फिर यहाँ पे आगे के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोल के मैंने बोला था आप लोग को कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो आप लोग को बताना है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 2 में। यहाँ पे क्या बोल के है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, वहां पे बोला गया है कि आपको डिफाइन किसको किया है, पर्सन हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। पर्सन को डिफाइन किया है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं किया है। तो एनी पर्सन, कोई भी एक पर्सन जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कहां पे, एक कंपनी में, कब हम लोग उसको बोलेंगे कि इस पर्सन का एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी में है। ये एक कंपनी है और आप कौन है, उसका स्टेक होल्डर है। कौन है आप, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर तो कोई भी हो सकता है। आप उस एरिया में रेसिडेंट है, आप उस कंपनी से क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप भी स्टेक होल्डर है। आप उसको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसका रेवेन्यू देख रहा है, इसका काम सही से हो रहा है कि, तो गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है क्या है, तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का ओनर हो सकता है कि नहीं। तो इसमें डिफाइन किया गया है, कोई भी एक पर्सन जो क्या हो, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स, इस कंपनी का एक शेयर इस इंसान का पास होगा, तो उसको हम लोग ओनर ऑफ शेयर बोलेंगे। और क्या है, उसको डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड नहीं भी मिल सकता। फर्स्ट क्या होना पड़ेगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओनर के लिए, ओनर ऑफ शेयर होना पड़ेगा। डिविडेंड का क्वेश्चन नहीं आता है, डिविडेंड नहीं मिलने से भी आप ओनर बन जाएंगे। और उसमें क्या होना पड़ेगा, आपका 20% वोटिंग राइट होना पड़ेगा। आपको 20% वोटिंग राइट होना पड़ेगा, तब जाके आप क्या होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का ओनर हो पाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को कुछ डिसाइड होगा कि अब हम एक इंसान हैं और मेरा पास ग्रेटर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर है मेरा पास, और अगर हम इस कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए जाएंगे जब, तब इसका नेसेसिटी होगा या नहीं होगा। ये क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर हमको कैलकुलेट करना है, डिसाइड करना है कि ये कंपनी रेसिडेंट है या नहीं है, तो मेरा जो ये फैक्ट दिया हुआ है कि मेरा पास वोटिंग राइट, वोटिंग पावर अबव 20% है, इस फैक्ट ने इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, उससे हम लोग डिसाइड कर पाएगा कि नहीं कि ये मेरा रेसिडेंट है या नहीं। ये फैक्ट हम लोग को हेल्प करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। क्यों, किस लिए, यस है तो किस लिए, ना है तो किस लिए। एक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है कि ये कंपनी पहले इंडियन है या फॉरेन है, क्योंकि आप लोग का ऑलरेडी बेसिक्स वाला चैप्टर में लिखा हुआ था कि डोमेस्टिक
इंडियन कंपनी होगा, और बाकी सब जिसका इफेक्टिव, हम लोग इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसका अगर मैनेजमेंट जो जिसका पास क्या है, वोटिंग पावर ज़्यादा है, जिसका पास कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए पावर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका पास है, इनका पास है। वो अगर इंडिया में है तो हम लोग इस कंपनी को रेसिडेंट बोलेंगे। अगर ये इतना पावर रहने वाला इंसान अगर वो इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया रह के डिसीजन बना रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, अभी मिलेगा अभी हम लोग को। ठीक है, आप लोग ने फिर से ये वाला काम किया था कि नहीं, 1 करोड़ 1 लाख वाला जो था आप लोग का सरचार्ज कैलकुलेट करना था। किसी ने किया है? या नहीं किया? कितना निकला था? 426। चलिए, अब हम क्या करेगा, आपको हम कैलकुलेट नहीं करेगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर बताएगा। तो जब तक आता है तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं, घूमता ही रहेगा ये। तो चलिए, ये यहाँ पे क्या था, हम लोग को ये डिसाइड हो गया था कि कोई भी एक इंडिविजुअल का टैक्स रेट अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया था पहले। इसमें किसी को प्रॉब्लम है अभी? इंडिविजुअल, अच्छा अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई एक पर्सन है और वो कौन है, मान लिया अभी हम लोग ने रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसमें हम लोग को क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि अभी तक हमने समझा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक इंसान को हमने बोल दिया है कि वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट उसको मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, उसको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि कितना मिलता है, 12,500। ठीक है, तो ये वाला 2 क्वेश्चन आपको हमको बताना, आंसर देना है। इफ ए पर्सन इज ए नॉन रेसिडेंट, will he be eligible for the basic exemption limit and the rebate under section 87A? ये 2 चीज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कौन सा नहीं मिलेगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सबका है, कंसेंसस यही है कि हम लोग को कोई भी नॉन रेसिडेंट हो तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना था, 2.5 था। ठीक है, नहीं मिलेगा। रिबेट पहला वाला डिसाइड हो गया, चलिए सेकंड वाला रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिबेट नहीं मिलेगा। तो आप लोग 50% राइट है, 50% रॉन्ग है, ये करेक्ट है। रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट का अगर आप लोग का बुक में कहीं पे लिखा हुआ था रिबेट का सेक्शन 87A है, वो एक बार पढ़िए तो कोई, यही है। आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्डिंग्स का खेला है। सेक्शन 87A का रिबेट का अगर डेफिनेशन है तो आप लोग को बुक में देखना है। बताइए,
चलिए पेज नंबर 25 में है, पेज नंबर 25 में लिखा क्या हुआ है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आज को क्या है, खाली पहला वाला चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहां पे क्या है, एप्लीकेबल टू किसका लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो नॉन रेसिडेंट को मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोग इतना छोटा छोटा माइन्यूट चीज से अगर भूल जाएंगे तो गए आप लोग का। तो इसको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिबेट किसको मिल रहा है, घर का खेती को मिलेगा। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, आप इंडिया में रहता ही नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, रिबेट का बेनिफिट क्या है, सूखी पब्लिक। तो आप इंडिया में रहता नहीं तो आप गवर्नमेंट को खिलाएगा कैसे आपको, ठीक है, उस लॉजिक से सोचना है। तो ये नॉन रेसिडेंट को ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये करेक्ट है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, ये कहीं पे मेंशन है, इसका मतलब क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको मिलेगा। अगर उसका इनकम 5 लाख रुपया है एक साल में, तो टैक्स कहाँ पे लगेगा, अपन 2.5, क्योंकि ये वाला लिमिट आपको टैक्स नहीं लगना है, ठीक है। तो ये वाला बात कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रिबेट का बात बोला नहीं है, इनकम टैक्स में ये बोल के देता है कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और आपको नहीं बोल के देगा कि कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आप लोग को अपना दिमाग लगाना है। इसमें बोल दिया है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होगा, तो आप लोग को मानना है कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को नहीं होगा, कंपनीज को नहीं होगा, फर्म्स को नहीं होगा, एओपी बीओआई को होगा या नहीं होगा, होगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोला है यहाँ पे, बोला है, नहीं बोला तो नहीं मिलेगा। समझ में, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बारे में कहीं पे बोला है, कहाँ पे बोला है, टैक्स रेट का जितना भी यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो ये वाला एग्जम्पशन लिमिट भी इसको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें किसको किसको एप्लीकेबल था, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को ही ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा 2.5 लाख का। ये किसका लिए एप्लीकेबल है, एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल यही रेट है 5/20/30 वाला, एचयूएफ के लिए भी सेम चार्ट है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी सेम है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी सेम है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी ये सेम है। तो ये वाला हम लोग को डिसाइड हो गया था, ये किसका लिए था, अदर देन रेसिडेंट एंड सुपर सीनियर सिटीजन, जो कि 60 ईयर से कम है। और 80 ईयर्स वाला लोग का नहीं, ये 60 ईयर्स वाला है, 60 से ज्यादा है, 80 से कम है 3 लाख, ये वाला था। ये कौन सा है, ये 80 ईयर्स से एबव वाला लोग का है। हम लोग को कौन सा वाला साइड देखना है, हम लोग को ये वाला साइड देखना है, असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को। फिर बाद में क्या था कि सरचार्ज का प्रॉब्लम था हम लोग को, सरचार्ज भी हम लोग ने डिसाइड कर लिया था। ये किसका लिए अभी हम लोग देख रहे थे, इंडिविजुअल्स के लिए भी हम लोग ने डिसाइड कर रहा है, अभी तक हम लोग ने दूसरा कहीं पे किया नहीं था। तो ये वाला हम लोग को 10, 15, 25, 37, मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया था कि 37 एक्सक्लूड हो गया था, तो 37 नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ बोल दिया आप लोग कि जो 25 और 37 का एनहांस किया है, सरचार्ज है। हम लोग का सरचार्ज कितना था, 10%, 15, 25, 37। तो ये दोनों क्या है, एनहांस सरचार्ज बोल के बोल दिया। इज नॉट लेविड, इज नॉट लेविड, चार्ज नहीं होगा कब, ऑन डिविडेंड इनकम, कंपनी से आप लोग को डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट का एक पोर्शन आप लोग को मिल रहा है, वो इनकम जो भी अर्न करेगा उसका ऊपर में 25 और 37% नहीं लगेगा। ये वाला 25 और 37 कब लगता है, जब मेरा इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। तो मेरा इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है और मैंने वहां पे क्या कर दिया, 10 लाख का डिविडेंड इनकम अर्न किया है, ठीक है। तो मैंने जो भी डिविडेंड इनकम अर्न किया है 10 लाख का, उसका ऊपर मेरा परसेंटेज कितना लगेगा, 15% सरचार्ज लगेगा।
अदर देन जो भी इनकम होगा, मतलब 1,90,00,000 उसमें सरचार्ज कितना लगेगा? 25% लगेगा। खाली इसको अलग से हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या बोल दिया? 11,111A। 1111A क्या होता है? STCG ऑन शेयर्स, इक्विटीज और पार्ट ऑफ ट्रस्ट, जो भी लिस्टेड ट्रस्ट होता है उसका अगर कोई भी शेयर आपने क्या कर दिया, विद इन 12 मंथ्स आपने सेल कर दिया, विद इन 12 मंथ्स, अगर कोई भी एक लिस्टेड सिक्योरिटी होता है, कौन सा लिस्टेड कहाँ पे है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर आप लोग का NSE है, अगर वहाँ पे क्या है आप लोग का ये सिक्योरिटी क्या है? लिस्ट होकर रखा हुआ, और आपने इसको कितना मंथ्स होल्ड किया है? लेस देन 12 मंथ्स होल्ड किया है, और उसके बाद आपने सेल कर दिया, तो उसमें क्या लगता है? STCG लगता है। STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर इसका मतलब क्या हो गया? उसका फिर से उल्टा पकड़े कि अगर मैंने उसको 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर दिया तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 12 मंथ से कम कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज्यादा कर दिया तो लॉन्ग टर्म लगेगा आपको, क्या? कैपिटल गेन लगेगा। ये किसका लिए बोला था? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अभी मैंने क्या बोल दिया? इसको अनलिस्टेड कर दिया। क्या है? अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टिंग नहीं हुआ है। जैसे पकड़ लीजिए, अभी मान लिया कौन सा कंपनी है जो अभी अनलिस्टेड है? किसी को याद है? एग्जांपल है कोई भी? मामा अर्थ पकड़ ली। मामा अर्थ अभी तक लिस्ट हुआ है? नहीं हुआ। तो मामा अर्थ को अनलिस्टेड इक्विटी शेयर बोल के मान लिया, अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टिंग नहीं हुआ, और उसका शेयर आपने क्या कर दिया? विद इन 12 मंथ्स सेल कर दिया, तो आपको क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, ये जो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन था वो था फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड के लिए क्या हो गया? उसका डबल कर दीजिए, मतलब इसका आपको 24 मंथ्स का कम अगर होल्ड कर रहा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को, और उसको आपने सेल कर दिया, 24 मंथ से लेस आपने होल्ड करके रखा था, फिर उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। फिर इसका उल्टा पकड़ लीजिए, अगर कोई भी अनलिस्टेड शेयर आपका पास है और आपने इसको 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा, 24 मंथ्स मतलब कितना हो गया? 2 साल, तो आपने 2 साल उसको रख के रखा हुआ, फिर उसका बाद में आपने सेल किया है, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। तो ये जो 11,111A बोलता है, ये बोल रहा है आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए, वो हम लोग को मिलेगा अभी समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना लगता है? मैक्सिमम कितना लग सकता है सरचार्ज? 15% बोल रहा है। कोई भी इनकम अगर हमने इस सेक्शन का अंडर में अर्न किया है, तो इन सब इनकम में 1, 2, 3, 4 इन सब इनकम में मेरा सरचार्ज मैक्सिमम 15% ही लगेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स। 112 क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112 क्या है? 112A है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मतलब क्या हो गया? फिर से 12 मंथ्स आ गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में 12 मंथ से कम था, लॉन्ग टर्म में 12 मंथ से ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज बात है कि कोई भी आपने क्या किया पूरा एक साल में, फाइनेंशियल ईयर आप पकड़ लीजिए 22-23 में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अर्न किया है, कितना? 1,50,000, ठीक है। कैसे अर्न किया वो हमको क्वेश्चन ही मैंने बोला, खाली आपने इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है। तो ये वाला सेक्शन क्या बोलता है? इसने बोला आपको
15% सरचार्ज चाहिए, लगेगा। लेकिन इसका सरचार्ज का बारे में यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा था हम लोग को। ये जो होता है ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, क्योंकि आप लोग का टोटल इनकम के ऊपर आप लोग को पता है स्लैब रेट वाला गिरता है, ठीक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलता है, ये वाला सेक्शन बोलता है आप कोई भी इनकम अर्न करिए, इस सेक्शन का अंडर में मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना पड़ेगा, तो आपको इस इनकम का ऊपर 15% टैक्स देना है, ठीक है। 112 क्या बोलता है, कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 20% पे टैक्स देना है। ये डिसाइडेड है, आपको कैपिटल गेन को पकड़ना है, डायरेक्ट टैक्स इस रेट में लगाना है, ना कि स्लैब रेट में। स्लैब रेट में नहीं निकालना है। तो मतलब क्या होगा, पहले इन सब का टैक्सेशन पहले हो जाएगा। तो 112 एक स्पेशल केस है, इसने भी हम लोग को एग्जेम्पशन दिया है। जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमको मिल रहा है कि 5 लाख अर्न किया है तो 2.5 में हमको अर्निंग में इनकम टैक्स नहीं देना है। तो 112 ने भी यही बोला है, खाली इसमें किस लिए बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बोल रहा था। इसने बोला है कि आपने कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में ओवर एंड एबव 1 करोड़ अर्न करिए, तो अच्छा 1 करोड़ नहीं 1 लाख आप अर्न करिए, तो जो भी एक्सेस होगा 1 लाख से उसका ऊपर टैक्स लगेगा और आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब कोई भी साल में आपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है 70,000, तो आपको इस सेक्शन का अंडर पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसने बोल दिया है कि आपने 1 लाख अर्न किया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ओवर एंड एबव 1 लाख कुछ भी अर्न करता है उसका ऊपर आपको टैक्स देना है 10%। तो इस एग्जाम्पल में हमको कितना का ऊपर टैक्स देना है, मैंने अर्न किया 1,50,000, 1 लाख का ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जो 50,000 रह गया है उसका ऊपर टैक्स लगेगा। वो स्लैब रेट में लगेगा नहीं, वो स्पेशल टैक्स में लगेगा। स्पेशल रेट में कितना बोला है 10%, तो इसमें मेरा कितना लगेगा 5,000 लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्पेशल केसेस में मुझे 25 और 37% वाला जो भी सरचार्ज है उसमें मेरे को जाना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा। हमने अंधाधुंध खाली सरचार्ज लगाना है बोल के 10, 15, 30, 25, 37 में नहीं जाना है। हम लोग को फिर से क्लासिफाई करना है कि ये वाला इनकम में है, 112 वाला इनकम में है, जो जब हम लोग क्या करेंगे टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तब उसका हम लोग को काम आएगा, ठीक है। इसने इस पे कितना बोला है, मैक्सिमम सरचार्ज इसमें लगेगा 15%। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरचार्ज रेट ऑफ एओपी जो भी है इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे, क्योंकि एओपी का अलग से करेंगे, एचयूएफ का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे, इंडिविजुअल पे, ठीक है। तो उसका बाद में मेरा क्या था, अभी मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन था। सरचार्ज खत्म हो गई, सरचार्ज का बाद में हमको क्या मिल रहा था, सरचार्ज से मार्जिनल रिलीफ मिल रहा था। मार्जिनल रिलीफ कैसे मिल रहा था, ये वाला आप लोग को पढ़ना है, मैं एक पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है बोलना है आप लोग को। कोई भी एक इनकम के इंसान क्या कर दिया, 50 लाख 10,000 अर्न कर दिया, तो उसने क्या कर दिया 50 लाख से 10,000 ही अर्न किया। तो इस 10,000 के लिए उसको पकड़ लो, हमने 1 लाख रुपए देना पड़ा, तो 10,000 ज्यादा अर्न किया बोल के मेरे को 1 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इस केस में हमको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। क्या बोला, इन केस वेयर नेट इनकम, क्या बोला है नेट इनकम, तो आप लोग को ग्रॉस पे नहीं लगाना है, बिफोर डिडक्शन नहीं लगाना है, आप लोग को आफ्टर डिडक्शन। तो ये वाला चीज अगर आप लोग भूल जाएंगे, एग्जाम में होता है कि आप लोग को डिडक्शन लगाना था, आप लोग ने स्टार्टिंग में लगा दे कि ना कि बाद में लगाना था, तो आप लोग को ये याद रखना छोटा छोटा चीज।
कि नेट इनकम में ही सरचार्ज लगता है। तो मतलब क्या होगा, आफ्टर डिडक्शंस। तो जो भी नेट इनकम है वो अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो आपको कौन सा रेट में मिलेगा आपको टैक्स? सरचार्ज 10% में लगना चाहिए। तो फिर क्या बोला है उसमें, आपको क्या करना है, द अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, इनकम टैक्स और सरचार्ज को पकड़ना है, shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of 50 लाख by more than the amount of total income exceed 50 लाख। यहाँ पे क्या बोला है, सेम चीज़ आप लोग का 50 लाख 10,000 का ऊपर जितना भी टैक्स होता है उसको कंप्यूट करके निकालो, और फिर आप लोग को 50 लाख का ऊपर जो भी टैक्स होता है उसको निकालो, इन दोनों का डिफरेंस को निकाल दिया। फिर बाद में आप लोग को किस किस का डिफरेंस निकालना था, टोटल इनकम माइनस 50 लाख निकालो और इसका डिफरेंस को माइनस कर दो, जो भी निकलता है वो आप लोग को मार्जिनल रिलीफ में मिल जाएगा। आप लोग ने किया है, फिर से एक बार आप लोग को करना है, जब भी करेगा आप लोग अगर समझ में नहीं आता फिर से हमको पर्सनली बता रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल्स हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका था, अगर तभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मेट आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग को घर पे करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबको 4% में लगता है। अच्छा, तो ये वाला हम लोग ने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे क्या बोला था, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख कैन अवेल ए रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, और उसको 100% रिबेट मिल सकता है, वो मैंने डिसाइड कर लिया। अभी पहले बात आ गई कि 115 BAC, PAC में क्या है, न्यू रिजिम था। न्यू रिजिम में आपको क्या मिलेगा, 7 लाख तक का एग्जम्पशन मिल सकता है और रिबेट ये मिल सकता है। लेकिन ये किसका लिए है, असेसमेंट ईयर 24-25। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो पढ़ना है, तो अदरवाइज ये वाला हम लोग को समझ के रखना है, बाकी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, फिर बाद में आ गया कि हम लोग का 115 BAC न्यू रिजिम हम लोग ने देखा नहीं था, खाली ऐसा करके रख दिया था। न्यू रिजिम में क्या था, मैंने बोला था कि आप लोग को ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में कंपैरिजन करना था। जिस भी रिजिम में आपका टैक्सेशन क्या पड़ रहा है, कम गिर रहा है, उसी को आपको चूज करना है। इधर पे अगर 10 गिर रहा है और यहाँ पे 100% गिर रहा है, तो आपको ये वाला चूज करना था। और मैंने एक कैच भी बोल दिया था कि सैलरीड के लिए आसान था चेंज करने के लिए, और नॉन सैलरीड को खाली वंस इन लाइफ टाइम वो मिलता है। ठीक है, और क्या अभी देखना है हम लोग को, न्यू रिजिम में क्या बोला है आपको, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 ही मिलेगा, उसमें टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5% ये भी सेम था हम लोग का, ना अलग था, सेम था ओल्ड रिजिम में। इतना तक हम लोग का ओल्ड रिजिम का साथ में सेम। चेंज कहां से हो गया, यहां से हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 से 7.5 हर एक जगह में आप लोग को देखना है कि 2.5 का आप लोग को ग्रुप मिल रहा है। 7.5 से 2.5, यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5, तो अप टू 15 लाख तक आपको, यहाँ पे 15 लाख में जाने से ही हमको 30% देना था। ओल्ड रिजिम में मेरे को 10 लाख से जब भी ज़्यादा अर्न करेगा तब जाके मेरे को 30% देना पड़ता था। ठीक है, ये समझ लें। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस मिल रहा था, आप लोग को फिर से क्या करना है, पुराने में न्यू रिजिम में भी एक बार कैलकुलेट करना है, फिर से ओल्ड रिजिम में भी एक बार कैलकुलेट करके लाना है, जितना भी आप लोग ने समझा है। ठीक है, इसमें भी सरचार्ज का अमाउंट सेम ही रहेगा, सरचार्ज चेंज नहीं हुआ, इनकम का स्लैब चेंज हुआ है। और एक बात, न्यू रिजिम में अगर आपने न्यू रिजिम सिलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, आपने देखा कि ओल्ड वर्सेस न्यू में तो आपने क्या सिलेक्ट कर दिया था, ओल्ड कर दिया। लेकिन यहाँ पे न्यू में पकड़ लीजिए आप लोग को, कहीं कहीं पे भी
तो आप क्या चूज़ करेंगे, न्यू चूज़ करेंगे। लेकिन जब भी आप लोग ने न्यू चूज़ करेंगे तब आप लोग को कुछ कुछ डिडक्शंस और कुछ कुछ एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि सैलरीड इंसान को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कितना का, 50,000 का। वो आप लोग को अंडर न्यू रिजिम बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग ने 80C में, 80D में, 80E में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, उस सब का डिडक्शंस आप लोग को नहीं मिलेगा। जो भी डिडक्शंस आप लोग ने माइनस कर रहा था वो वाला डिडक्शंस आप लोग को न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। ये सब नहीं मिलने का बाद भी अगर आप लोग को न्यू रिजिम फायदा हो रहा है तभी आप लोग को चूज करना है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों हर एक जगह में सब कुछ सेम है बोल के नहीं मानना है। तो सैलरीड इंसान को ये वाला जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस होता है 50,000 का वो नहीं मिलेगा। 80C का डिडक्शंस जो भी आप लोग को मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी खत्म है, इसमें भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, न्यू रिजिम में जाने से मिलेगा। सेल्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो बाकी सब में किसी में चेंज नहीं है। तो जो भी हमने अभी पढ़ के आया था कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का कंपैरिजन में देखना था। ये हम लोग कंपैरिजन किसके लिए देख रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए। सेम रहेगा, सरचार्ज में चेंज नहीं होने वाला है, मार्जिनल रिलीफ में चेंज नहीं होने वाला है और सेस में चेंज नहीं होगा। आप सरचार्ज टोटल अभी वो हेलो आप लोग देख लीजिए, हम पास में हेलो ठीक है। ओल्ड रिजिम में आप लोग का ये दोनों सेम आ रहा था, इसमें भी 5%, इसमें भी 5%। उसका बाद से आप लोग को चेंजेस आ रहा था। यहाँ पे क्या चेंजेस है, इसमें भी 12,500 लग रहा था, इसमें भी 12,500, लेकिन कहाँ पे लग गया फिर, यहाँ पे 20% लग रहा है और यहाँ पे 10%। यहाँ पे मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये वाला कंपैरिजन है आप लोग का, ठीक है। सेम जो भी क्वेश्चन था आप लोग का, द रेट ऑफ सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आर सेम अंडर बोथ द रिजिम्स। फिर अभी मैंने बोला था कि आप लोग को कोई भी क्या क्या नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा, डिडक्शंस नहीं मिलेगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू रिजिम। ये सब सेक्शन के अंदर आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को बेनिफिट। हाँ, टोटल इनकम नहीं मिलेगा, डिफरेंस क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स में खाली डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। पार्टनरशिप हम लोग ने पहले डिसाइड कर लिया था कि डायरेक्ट 30% में ही टैक्स लगेगा, उसका कोई स्लैब नहीं है। तो उसमें सरचार्ज कितना लगेगा, ओनली कितना लगेगा, 12%, ठीक है। कब, जब उसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा, 4%। लोकल अथॉरिटी में कितना लगेगा, 30% टैक्स, फॉर्म का जैसा 30% टैक्स। इसमें सरचार्ज कितना लग रहा है, 12%, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी था हम लोग को। डोमेस्टिक कंपनी हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि प्रीवियस ईयर अगर कोई भी असेसमेंट ईयर अभी कौन सा है, 23, 24, तब हम लोग को देखना कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021 को देखना है। उसमें अगर मेरा 400 करोड़ का टर्नओवर है तो हम 25% पकड़ेगा, अगर नहीं है तो 30%। सरचार्ज कैसा लगता है, 1 करोड़ से अगर ज्यादा है और कितना है, 10 करोड़ से कम है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। ठीक, ये वाला हो गया। अभी आ गया क्या, ये सब चीज
115 BA, 115 BAA, 115 BAB, इसमें मुझे 25% लगेगा, इसमें मुझे 22% लगेगा, इसमें मुझे 15% लगेगा। अभी क्या है 115 BA क्या है, ये वाला मुझे कहाँ मिलेगा अभी, ठीक है 115 BA, इसने क्या बोला है कि मैं कौन हूं, डोमेस्टिक कंपनी हूं, और मैंने क्या काम कर रहा है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ऑन और आफ्टर 1316, तब जाके मैं इस रेट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इसमें कैच क्या है कि टोटल इनकम में लगेगा, लेकिन कोई कोई चीज डिडक्शंस नहीं मिलेगा, बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। डिडक्शंस में जो भी था अंडर सेक्शन 80, जो भी डिडक्शन हमको मिल रहा था वो हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन बेनिफिट क्या होगा, 30% का जगह में मुझे 25% का टैक्स देना है। लेकिन पहले कंडीशंस ये है, डोमेस्टिक कंपनी होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होना पड़ेगा, और उसका सेटअप 13/2016 का आगे या उसका बाद में होना पड़ेगा, तब जाके मुझे 25% मिलेगा। फिर नेक्स्ट 115 BAA, उसने क्या बोला है, कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी हो उसको क्या मिलेगा, विदाउट डिडक्शंस, सेट ऑफ बेनिफिट्स, 22% का टैक्स लगेगा। 115 BAB, उसने बोला है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें न्यू नहीं बोल रहा था, कैच क्या आ गया, इसमें ओल्ड होने से भी हो जाता, लेकिन उसको काम क्या करना था, खाली मैन्युफैक्चर करना था। जैसे अभी हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि मैंने बोला कि पेट प्रोफाइल लाके मैंने खाली प्लास्टिक का बोतल बना रहा है, प्लास्टिक का बोतल बना के मैंने सप्लाई कर रहा है, तो इस वाला केस में मैं एलिजिबल हो जाऊँ, लेकिन सब्जेक्ट है कि मैंने उसको सेटअप 13/2016 का बाद में किया हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोले कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना पड़ेगा, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने रीस्ट्रक्चर करने का नहीं होगा, मतलब पहले फॉर्म था और इस बेनिफिट का यूज करने के लिए मैंने इसको कंपनी में कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग होना पड़ेगा। और उसमें क्या है, और भी एक कंडीशन है कि आपको कोई भी सामान है, जो भी मशीनरी आपने इस कंपनी को सेटअप करने में लगाया है, वो मशीन सब पहले कभी इंडिया में यूज नहीं होना पड़ेगा। अगर बाहर पे यूज होके आया है तो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में यूज कभी उसका होना नहीं पड़ेगा, तब जाके उसको न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल के मानेंगे, और उसका सेटअप इस डेट में होना पड़ेगा, और उसका मैन्युफैक्चरिंग इस डेट का आगे आगे शुरू हो जाना होगा। मतलब 2024 का आगे में अगर उसका सेटअप अगर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग उसने स्टार्ट कर दिया है, तब आपको 15% का टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपको 30% में देना है, ठीक है। ये वाला चीज़ आप लोगों को खाली देखना है, याद नहीं करना, आपको अभी खाली इंडिविजुअल में ही ध्यान देना है, ठीक है। अभी आप लोग को ये वाला चीज़ बताना है अभी हम लोग, ठीक है, इतना समझना आ गया, नींद आ गया अच्छा से। अभी पहला बात ये क्या है कि एक इंडिविजुअल है जिसका जन्म कब हुआ था, 1/4/1959, तो आप लोग को क्लास 4-5 में आप लोग को एज कैलकुलेशन का एक बार आता था सम, सेम चीज यहाँ पे कि 1/4/1959 में एक इंसान का क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो आप लोग को स्टार्टिंग करना है कि वो 60 ईयर से बिलो है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है।
चलिए चलिए, ज़्यादा टाइम का तो है नहीं, आजकल कैलकुलेटर में ही रहता है काम का, एज कैलकुलेटर वो वाला कैलकुलेटर। और लेकिन असेसमेंट ईयर कौन सा दिया हुआ है आपको? इस असेसमेंट ईयर को पकड़ना नहीं है, असेसमेंट दे के रखा हुआ है आपको 2020 पकड़ना है या 19 पकड़ना है? 1/4/2019 पकड़ना है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 19। तो ईयर कौन सा खत्म हो रहा है? इस हम लोग ने क्या बोला था कि प्रीवियस ईयर का पैसा हमने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करता है। तो प्रीवियस ईयर कहाँ पे खत्म हुआ है? 31 मार्च को। तो 2019 मार्च 31 ये वाला होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। समझ में आया है? असेसमेंट ईयर बोल देने से असेसमेंट ईयर को नहीं पकड़ना है, फाइनेंशियल ईयर को पकड़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैसा नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होता है। तो प्रीवियस ईयर को पकड़ के ये वाला डेट मिला है। ये वाला डेट कहाँ से मिला है? यहाँ से कितना होता है? 60 हो गया। 31 मार्च 2019 को उनका 60 हो गया। 59 years 11 months 30 days 11 months 59 years। ठीक है, 59 years 11 months 30 days। तो 60 हुआ है इनका। कितना दिन के लिए 60 होने के लिए बच गया? एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए बच गया बोल के उनको क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग को 50,000 का बेनिफिट मिल रहा था। अदरवाइज मेरे को कितना में 2.5 में हमको बेसिक एजम्पशन था, और इसमें मेरे को 3 लाख में बेसिक एजम्पशन मिल जाता, तो 50 लाख का फायदा हो जाता। तो ये 50 लाख का फायदा नहीं होगा ये एक दिन के लिए, होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए क्या हो गया? गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि मना कर दिया था एक इंसान को कि आप एक दिन के लिए छोटा गिर गया था बोल के आपको ये बेनिफिट मैंने नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या टैक्स ज्यादा मिलना है। गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स खाली करके रख दिया। एक इंसान के साथ ऐसा सच में हुआ है। ये कौन सा केस ने बताया? प्रभुदया शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान ने क्या करके टैक्स कलेक्ट करके रख दिया, बोला भाई पैसा दे दो मुझे, एक दिन का बेनिफिट भी हम तुमको नहीं देगा। तो उसने क्या बोला, वहां का जो हाई कोर्ट है उसने जजमेंट पास किया था कि एक दिन का भी जो बच गया था तब भी उनको बेनिफिट 60 इयर्स वाला बेनिफिट उनको मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, डीम्ड टू हैव अटेन्ड द एज 6 years, मान लिया जाएगा कि उसने कर लिया। ठीक है, तो आप लोग को अभी क्या करना है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप लोग को देख के आना है, कहीं पे डिफाइंड है कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट में। ये वाला हम लोग ने आज को डिसाइड कर लिया है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट अवेलेबल है या नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तब भी आप लोग को फिर से करना है। और रिबेट का रेट मिलेगा कि नहीं, ये वाला एक क्वेश्चन है। 112A में हम लोग ने क्या पढ़ा था, 1 लाख से ज़्यादा अगर मेरा कैपिटल गेन होता है तो मुझे बेनिफिट कितना का मिलेगा, 1 लाख का ऊपर कुछ भी नहीं देना है। लेकिन इसमें मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। रिबेट क्या था कि 50 लाख 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगा। इसमें रिबेट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। इसमें पकड़ लीजिए मैंने अर्न किया था 4,50,000, तो मुझे लगा कितना में, 3,50,000 में। अब मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मली तो मिलना चाहिए। अगर मुझे मेरा इनकम अगर 3,50,000 है तो मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए, और मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन के अंडर में स्पेशल इनकम है, तो स्पेशल इनकम में क्या बोला था पहला बार कि फ्लैट रेट लगेगा आपको 10%। फ्लैट रेट मतलब जितना होता है उसका ऊपर लगा दो, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लैब का बाहर अगर कोई भी रेट लग रहा है आपको तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी स्पेशल टैक्स है तो उसको में आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप लोग को अटेम्प्ट करना है घर पे,
चलिए अब आगे आप लोग का नया चैप्टर में, ठीक है। तो पहला वाला चैप्टर से आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन रहता है आप लोग ने बनाना है और मुझे देने से होगा। अभी आप लोगों को भी पढ़ के आया था कुछ भी, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, आप लोग को अगर हम और एक चीज बोलते हैं, आप लोग का बुक में फुट नोट में 2-3 केस लॉज लिखा होगा। पेज नंबर 5 में केस लॉज लिखा हुआ है। केस लॉज मतलब क्या होगा, वहां पे आपको फुट नोट 1 में लिखा है कुन्नज थतुनी मुकिल नायक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सब क्या है, केस लॉज है। इसका अगेंस्ट में रेवेन्यू ने उनका अगेंस्ट में क्या कर दिया था, डिसीजन पास कर दिया था। तो वो एसएससी ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइट किया और उसी का रेफरेंस लेके आप लोग को यहाँ पे बुक में बनाया हुआ है। क्योंकि आप लोग ने अगर पढ़ा होगा सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम में टैक्स लॉ कैसे बनता है, आप लोग को पहले मिला था कि पॉइंट नंबर 5 में जुडिशियल डिसीजंस, सेम जुडिशियल डिसीजन जो भी है वो सब का आप लोग का मेंशन कहाँ पे, फुट नोट्स में है। तो वो सब भी आप लोग को देखना है। छोटा छोटा जो भी चीज आप लोग के नीचे में लिखा हुआ है वो सब भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 20 में कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, उसका डिस्कशन नहीं हुआ, उसमें किसी को प्रॉब्लम है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू क्या है, कैपिटल मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है क्या हुआ है, लमसम में एक ही बार हुआ है। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, जो बार बार होता रहता है, रिकरिंग होता है। तो उसको अभी हम लोग ने क्या बोलना है कि उसको हम लोग इनकम बोल के मानेंगे या नहीं मानेंगे। पहले डिसाइड हो चुका था हम लोग, मैंने 2-3 मिनट के लिए बोला था कि एक चीज को इनकम होने के लिए, एक भी ट्रांजैक्शन को इनकम होने के लिए नेसेसिटी नहीं है कि वो साल में एक बार होने से ही उसको इनकम बोल के मानेंगे और साल में बार बार होने से भी उसको इनकम मान सकते हैं। तो उसका पीरियडिसिटी उसका क्या बोलता है, रिपीटेशन उसका मेंटेन नहीं होने से भी उसको इनकम बोल के माना जाएगा। फिर एक्सपेंसेस बाद में हम लोग आगे बढ़ कर सकेंगे। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग अलाउएबल है इनकम टैक्स एक्ट में, टैक्स इवेजन अलाउएबल नहीं है। इवेजन मतलब क्या है, आप भाग के जा रहे हैं, टैक्स को इवेट कर रहे हैं, टैक्स आपका ऊपर होना चाहिए था, आपने उसको खुद भी करके चोरी चमारी करके आपने क्या कर दिया, इवेट कर दिया, तो आपका ऊपर टैक्स लगना चाहिए। आप लोग को अगर याद होगा मैंने बोला था आप लोग को एक सेक्शन का बारे में 69 A B C D जो भी था, मैंने बोला था कि अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, अनडिस्क्लोज इनकम्स जो भी होता है उसमें क्या होता है 60% का टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगेगा। आप लोग खुद कर लीजिए। तो 60 to 70% का टैक्स आप लोग को देना पड़ेगा अगर आप लोग ने क्या कर दिया, टैक्स इवेट कर दिया, ठीक है, जो कि लीगल है या इलीगल है, इलीगल होगा, इसीलिए ज्यादा टैक्स लगा रहा है, ठीक है। फिर बाद में आ गया हम लोगों का टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइड करना। टैक्स अवॉइड करना क्या है, इलीगल है लीगल, अवॉइड करना भी लीगल। कैसे लीगल का हो सकता है, अभी मैंने क्या कर दिया कि मेरा पास, आप लोग को एक एग्जांपल देखिए, मेरा पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स था और उसको मुझे पता है कि अभी 1 लाख अगर मैं एक्स्ट्रा अर्न करता हूँ तो उसका ऊपर टैक्स नहीं देना है। लिस्टेड इक्विटी शेयर अगर सेल करता हूँ उसका ऊपर मुझे 1 लाख तक में टैक्स नहीं देना। तो 1 लाख अगर हम अर्न करता है और उसका ऊपर अगर टैक्स पेमेंट कुछ करना ही नहीं पड़ता है तो हम ही बुड़बक होगा कि मेरा पास ये इसको विदाउट टैक्स मेरा हाथ में अगर ये इनकम आ सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो भी है लूप होल्स है वो आप लोग को यूज़ करके अगर आप लोग ने प्लानिंग कर रहा है तो ये आप लोग के लिए अलाउएबल है, ठीक है। फिर बाद में आ गया था आप लोग का डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, इवेजन, अवॉइडेंस, वो आप लोग को देखना, उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप लोग का। रीमेट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मार्जिनल रिलीफ हो गया था,
फॉर्म हो गया था, कंपनीज भी डिसाइड हो चुका। तो अभी हम लोग को आना है यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी आप लोग को कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में पहला वाला पॉइंट क्या था, आप लोग को लिखाया गया था कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में पहला चीज हम लोग को कहाँ क्या डिसाइड करना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ पे आता है, पॉइंट सेक्शन नंबर 6। तो 6 का आगे में कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 ऐसे पढ़ते हैं, समझने के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब टोटल इनकम क्या होता है। टोटल इनकम हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइफर करके रखा था कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम को कंप्यूट करिए, डिडक्शन ले लीजिए, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ लगाइए, उसका बाद हम लोग को टैक्स लगेगा जो भी है, उसका आगे में जो एनटीआई निकलता है वही हम लोग का क्या हो गया, टोटल इनकम मान लिया था। तो यहाँ पे क्या बोला, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। टोटल इनकम होने के लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में जाना पड़ेगा ऑफ दैट पर्सन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में हम लोग को चेक करना है। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा वो हम लोग को डिसाइड करना है। अगर कोई भी एक पर्सन क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, खाली चार्ट समझना है, बाकी हम लोग को याद कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया में कोई भी इनकम आपने रिसीव ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने इंडिया का अंडर कोई भी इनकम अगर अर्न किया है तो आपको टैक्स कहाँ पे देना है, इंडिया में देना है, लग गया टैक्स। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आराम से नहीं बैठ पा रहे, यहाँ पे आप कुर्सी लगा के आराम से बैठ पा रहे हैं और यहाँ पे खड़ा है और ये उड़ रहा है, बैठने को नहीं दिया इसको। ठीक है, मान लिया हम लोग, तो इसने अगर आराम से बैठा हुआ है तो इसको टैक्स लगना पड़ेगा। ये भी, इसका माटी भी कहाँ, इसका पाँव भी कहाँ पे, इंडिया में ही है, तो इसका को भी टैक्स देना पड़ेगा। अभी नॉन रेसिडेंट आ गया, वो आसमान में उड़ रहा है लेकिन उसने इनकम कहाँ से अर्न करके गया था, इंडिया से। अल्टीमेटली इंडिया में तो कुछ टच तो हुआ है उसका, उसका बागी उड़ा होगा तो उसको टैक्स देना है। ठीक है, रिसीव किया होगा इंडिया से तो टैक्स तीनों को लगेगा। डीम टू बी रिसीव्ड, मान लिया है कि वो इंडिया से रिसीव किया होगा तब भी देना पड़ेगा। इनकम एक्रूइंग और डीम टू एक्रू, एक्रू मतलब क्या हो गया, एक्रू का मीनिंग कोई बोल सकता है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो कि मुझे मिलना चाहिए, मिलने वाला है, वो सब इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रू और डीम टू एक्रू। वो भी मैंने क्या कर दिया, इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइड किया होगा तभी मुझे ये पैसा मिला होगा, तो तीनों में ही टैक्सेबल होगा। अगर इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम, कहां पे, इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम कहां से आ रहा है, इंडिया से, बाहर से, लेकिन उसका बिजनेस कहां पे कंट्रोल कर रहा है, इंडिया में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे है, इंडिया में है, तो टैक्स लगेगा। किसको लगेगा, क्योंकि ये तो इंडिया में बैठा हुआ है तो इसको टैक्स लगेगा। ये इंडिया में खड़ा हुआ है, टैक्स लगेगा। ये तो उड़ा हुआ है, भाग गया है, इंडिया में पकड़ पाएगा तो इसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखने में अभी इजी लग रहा है, क्वेश्चन जब देगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एनी अदर सोर्स, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, सेम चीजें हो गया, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। इंडिया में होगा तो पकड़ लेगा, इंडिया में होगा पकड़ लेगा। इसको क्यों नहीं नॉट टैक्सेबल है, क्योंकि ये तो उड़ रहा है, पकड़ने का चांस ही नहीं है, इंडिया में रहता ही नहीं तो कहां से पकड़ेगा। ठीक है, अभी मेन टॉपिक अभी हम लोग आ गया सेक्शन नंबर 6,
यहाँ पे अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि कोई भी एक पर्सन है, पर्सन का भी हम लोग ने डेफिनेशन चेक कर लिया था, फॉर्म सम सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे आ गया सब कुछ। और इंडिविजुअल और एचएफ को एक साइड में रखा है और अदर्स को एक साइड में रखा है। ये दोनों मिला के क्या होता है, पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, टैक्स पेयर इंडिया में दो टाइप का हो सकता है, एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट का भी दो पार्ट हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग को इसमें देखने से पहले हम लोग को इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट। कंपनीज का ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनीज मूव नहीं करता है। कंपनीज का क्या मूव करता है, मैनेजमेंट सब मूव करता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मूव करेंगे। तो कंपनी को इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है, कोई भी एक फर्म इंडिया में है नहीं है, एओपी इंडिया में है कि नहीं है, उसका लिए हम लोग को क्या करना है, जिनका पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पावर है वो इंडिया में है कि नहीं उनको पकड़ना है। उसका बाद हम लोग वो रेसिडेंट होगा या नहीं होगा डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कौन पढ़ा? ठीक है, रीबेट में क्या पढ़ा था, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। रीबेट का बेनिफिट इन भाई साहब को मिल रहा था, इन भाई साहब को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो टैक्सेशन रेसिडेंट के लिए अलग होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो अगर हमको ये डिसाइड करना कब नहीं पड़ता, जब मेरा यूनिफॉर्म टैक्सेशन होता है, सबका लिए सेम होता है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अगर तुम इंडिया में रह रहा है तो आपको नॉर्मल जितना भी टैक्स होना चाहिए वो दो। और नॉन रेसिडेंट क्या होता है, इंडिया से पैसा लेके जा रहा है, इंडिया का करेंसी लेके जा रहा है, तो उसको उससे हम लोग प्लाउ बैक करेंगे पैसा कि आप इंडिया से अर्न करके जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टैक्स देने के लिए आप कौन सा कैटेगरी बनना पड़ेगा, कैटेगरी ऑफ पर्सन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तब हमने क्या कर दिया, एक को रेसिडेंट बना दिया, एक को नॉन रेसिडेंट बना दिया। तो नॉन रेसिडेंट होने से आपको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। तो ये वाला डिसाइड करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सेक्शन 6 में जाएंगे। तब जाके हम लोग को क्या पता चलेगा कि आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इतना तक समझ गए? अभी आगे में इंडिविजुअल का भी हम लोग देख रहे थे पहले, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, उसको क्या बोला जाता है, बेसिक कंडीशंस। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल कंडीशन। कोई भी एक इंसान को, पर्सन को, इंडिविजुअल को रेसिडेंट होने के लिए पहले ये बेसिक कंडीशंस कोई भी एक को फुलफिल करना है, एनी वन। तब जाके आप क्या हो गया, रेसिडेंट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या डिसाइड करता है, आप रेसिडेंट है या नहीं, ये डिसाइड करता है। ये वाला पोर्शन क्या डिसाइड करता है, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, यहां पे से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया है तो आप रेसिडेंट हो गया। और यहाँ पे आपने क्या बोला है, एंड, मतलब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तब जाके आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, अदरवाइज आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। अगर आप मान लिया कि दोनों ही कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया है तो आप क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला बेसिक कंडीशन क्या है, ए पर्सन इज इन इंडिया, इंडिया में रहना होगा इन द प्रीवियस ईयर, जो भी साल का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं हमने 23-24 का, तो 22-23 में वो पर्सन
उस साल में कितना ईयर दिन होता है 365. आउट ऑफ 365 ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर. ठीक है, अगर उसने रह गया तो वो रेसिडेंट होगा. समझ में आ गया इतना. फिर अगर ये फुलफिल नहीं किया, वो इंसान क्या क्या है, लास्ट ईयर इंडिया में 182 डेज से कम रहा है, तब हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे नहीं. तब हम लोग कौन सा इस वाला पॉइंट में आएंगे कि ये वाला तो फुलफिल नहीं किया है, लेकिन इसको और एक चांस देते हैं. तो क्या है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर. इस 22-23 साल में उनको सेकेंड पॉइंट में 60 डेज और मोर रहना पड़ेगा. लास्ट ईयर 60 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा. एंड प्रीवियस ईयर ये है 22-23, उनको 21-22, 20-21, 19-20, 18-19 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स. 4 प्रीवियस ईयर्स में 4 साल में उनको 365 डेज एटलीस्ट रहना पड़ेगा. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब भी वो रेसिडेंट हो जाएगा. ठीक है, समझ में नहीं आया. फिर इसमें क्या हो गया, एडिशनल कंडीशन. अब हम लोग क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया है. रेसिडेंट होने के लिए अभी हम लोग को नेसेसिटी नहीं है कि हम वो इंडियन सिटीजन हो. इंडियन सिटीजन कौन है, इंडियन सिटीजन कौन है, कौन. हाँ, तुम तो है, इसको डिफाइन कैसे करेगा. हाँ, बर्थ, बाय बर्थ, और जिसका एंसेस्टर्स क्या है, पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, इंडिया का डिसेंड होना पड़ेगा, तब जाके डिसेंडेंट होने से ही उनको हम लोग इंडियन सिटीजन बोलेगा. अभी इंडियन डिसेंडेंट होने से ही नहीं होगा, डिसेंडेंट ऑफ इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स, उनको बोलते हैं हम लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, उनको इंडियन सिटीजन नहीं बोलते. जिसका बर्थ इंडिया में हो गया, बाय मैरिज वो इंडिया में है, वो इंडियन सिटीजन हुआ. लेकिन ये भी हो जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या है, आपको इंडिया में रहना पड़ेगा कुछ दिन, तब जाके आप क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडियन सिटीजन बोल के माना जाएगा. तो जो भी है, तो इंडियन सिटीजन होने से ही रेसिडेंट हो जाएगा ये मतलब नहीं है. कोई भी एक इंडियन क्या है, पकड़ लीजिए आप, कौन है, अक्षय कुमार मूवी कर रहा है, मान लिया वो अभी कौन है, इंडियन है, भाई इंडियन सिटीजन है. ठीक है, वो अभी बाहर क्या कर रहा है, लास्ट प्रीवियस ईयर में उसने क्या कर दिया, 160 डेज आउट ऑफ इंडिया रह गया. वो कौन है, इंडियन सिटीजन है. वो अभी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. अक्षय कुमार मूवी करने के लिए प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर 162 डेज इंडिया में रहा है, बाकी टाइम वो इंडिया का बाहर रहा है. तो अभी वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. हाँ, क्या बोला कुछ, हाँ नीचे वाला देखना पड़ेगा. अभी हम बोल रहे हैं नीचे वाला हमको देखना नहीं पड़ रहा है, खाली हमको ये वाला देखना है, तब नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो रेसिडेंट का समझ में आ गया हम लोग को. अभी हम लोग को ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही दिखे, हम आराम से बैठ पा रहे हैं, अभी और खड़ा हो रहा है कि नहीं, इसका डिफरेंस है. तो इसमें क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको इन दोनों का ही करना पड़ेगा, आप लोग को मानना पड़ेगा. तो इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका, 22-23 है. 22-23 से पहले जितना भी 10 साल होता है उन सबको आप टेबलेट करिए. और आउट ऑफ दिस 10 ईयर्स
आपको कोई भी 2 साल में आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो रेसिडेंट होना पड़ेगा मतलब क्या होगा, फिर से बेसिक कंडीशन में आना पड़ेगा। कोई भी 1 साल में उनको 180 डेज से ज़्यादा होना पड़ेगा, और नहीं तो 60 डेज और फिर 65 डेज वाला फिर से आपको करना पड़ेगा। और उसका साथ साथ लास्ट 7 ईयर्स प्रीसीडिंग दिस प्रीवियस ईयर आपको 10 साल में 2 साल रहना है, और आउट ऑफ 7 ईयर्स आपको 730 डेज रहना है। ठीक है, ये दोनों अगर आपने फुलफिल कर दिया तो आप कौन हो गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आपने ये फुलफिल नहीं किया, आप रेसिडेंट है लेकिन आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। क्योंकि आप ऑर्डिनरी इंसान क्यों नहीं है, क्योंकि आपका पास इतना पैसा है कि आप बाहर घूम पा रहे हैं, आप बाहर जा पा रहे हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने से क्या होगा, वो इंडिया में रहता है मैक्सिमम टाइम, तो वो इंडियन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है कि ये वाला चीज में अभी हम लोग को देखना नहीं है। कब देखना नहीं है, कि वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ये नहीं देखना है। कब, अगर कोई भी एक इंडियन सिटीजन, कोई भी एक कौन है, इंडियन सिटीजन है, और वो क्या कर रहा है, इंडिया विजिट करने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है, विजिट करने के लिए आया है, तो उसका लिए हम लोग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वाला वो भी नहीं देखना है। अगर कोई भी एक क्या है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो बाहर पे जा रहा है, तो उसका लिए हम लोग को ये सब चीज़ नहीं देखना है, तब जाके वो डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट ही हो जाएगा। इसका मतलब ये रेसिडेंट का एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, इंडियन सिटीजन है, विजिट करने के लिए आया है, तो ये सब चीज़ हम लोग को देखना नहीं है। तब जाके हम लोग को क्या देखना है, खाली ये सब चीज़ नहीं देखना है, आपको खाली प्रीवियस ईयर 182 डेज में रहा है कि नहीं वो देखना है। किन का लिए, कोई भी एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, वो अगर इंडिया विजिट करने के लिए आया है, अगर वो विजिट करने का बाद में इंडिया में बहुत दिन रह गया है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तब जाके हम लोग इनका लिए ये वाला पोर्शन देखेगा, पहला वाला B1 मतलब ये वाला, कि वो 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। अगर वो 180 डेज से ज़्यादा रहा है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सेम चीज़ ये रेसिडेंट हो जाएगा जबकि वो 180 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। क्रू मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप गोज अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो जब तब भी जाके आपको 182 डेज देखना है, आपको 60 डेज वाला क्लॉज नहीं देखना है। तो ठीक है, इसमें भी और एक 2 पॉइंट है आपको, क्या है, आप अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ डिपार्चर को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हैं वो इमैटेरियल है। चलिए, ये वाला आपको समझ में आ गया। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको बेसिक कंडीशन एक करना पड़ेगा और एडिशनल कंडीशंस दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, ये मजा है अभी आपका। डीम्ड रेसिडेंट क्या है, डीम्ड, हम मान लेगा कि वो कौन है, इंडिया का रेसिडेंट है। किन इंसान को, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, वो कहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा पहला। और इनका इनकम कितना होना पड़ेगा, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज से जितना भी इनकम आता है उनको एक्सक्लूड कर देना है, उनको कंसिडर नहीं करना है। नहीं करने वाला बात नहीं बोल रहा है, उसको हटा दो, कंसिडर करना है। लेकिन उसका अलावा अगर कोई भी इनकम है उनको पकड़ो, उनको प्लस करने का बाद में अगर उनका इनकम क्या है 15 लाख से ज़्यादा है, कोई भी प्रीवियस ईयर में एक इंडियन सिटीजन का टोटल इनकम बारिंग द फॉरेन इनकम सोर्सेस, उनका इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो उनको हम लोग रेसिडेंट इंडियन बोल के मान लेंगे। अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो आप इंडियन हैं, तो 15 लाख से इनकम हो गया तो आप PM का मतलब खास इंसान,
इंडियन बोल के मान ही लेगा, पैसा बहुत ज़्यादा है, आप मेरा घर पे आओ, ठीक है। लेकिन इफ बोल दिया, अगर उसका टैक्स दूसरा कंट्री में लग रहा है, पकड़ लीजिए वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहने वाने का बात नहीं बोला है, वो अगर कहाँ पे रह रहा है, यूएई में रह रहा है, ठीक है, यूएई में रह रहा है, लेकिन वो इंडिया में कुछ दिन के लिए आया था, 182 डेज के लिए आया है, आके यहाँ पे जितना भी उसका घर बाड़ी था वहाँ से उन्होंने इनकम अर्न किया है, और वो इनकम क्या हो गया, 15 लाख से ज़्यादा है। तो उनको मोदी ने साहब ने तो बुला लिया कि आप मेरे पास आओ, चाय पानी पी के जाओ, लेकिन क्या हो गया, चेक करना भूल गया गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कि भाई इन भाई साहब को क्या है, यूएई में टैक्स देना पड़ रहा था। इसलिए क्योंकि उनका डोमिसाइल कहाँ पे है, यूएई में, काम वाम कहाँ पे कर रहा है, वीज़ा, वर्क वीज़ा, रहने का वीज़ा कहाँ का है, यूएई का है। तो अगर एक इंसान दूसरा कंट्री में टैक्स पेमेंट कर दिया है, बाय लॉ इंटरनेशनल टैक्सेशन रहता है, बाय लॉ उनको दूसरा कंट्री में सेम अमाउंट ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। उस चीज़ का लिए अभी हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, DTAA। DTAA क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो आप लोग का जनरल नॉलेज के लिए, वो किसका साथ रहता है, इंडिया का हर एक कंट्री का साथ में रहता है, ऑस्ट्रेलिया का साथ में रहेगा, पैनामा का साथ में रहेगा, यूएई का साथ में रहेगा। तो इस DTAA ने क्या बोला है कि आप लोग ये इनकम अर्न करिए, इनकम का डेफिनेशन उन लोग ने बता दिया है। आप लोग अगर तो इन सब इनकम में अगर ये पर्सन ये इनकम अर्न करता है तो पहले हम लोग लगा देगा टैक्स। टैक्स कौन लगाएगा, होम कंट्री लगाएगा या वर्क वाला कंट्री लगाएगा, तो वो वाला डिसाइड कहाँ कौन करता है, ये वाला DTAA करके रखा हुआ ऑलरेडी। तो अगर इस एग्रीमेंट का अंडर में उसने ऑलरेडी टैक्स अगर पे कर चुका है तो उसको यहाँ पे आके टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है तो मोदी साहब क्या बोलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। तो टैक्स पेमेंट उसको भी, वो भी रेसिडेंट इंडियन नहीं होगा तब जाके, ठीक है। तो पहले आपको क्या होना था, इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडियन, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब हम लोग उनको डीम टू बी रेसिडेंट इंडियन मान लेंगे। इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, बाहर दूसरा कंट्री में उनको टैक्स अगर पेमेंट नहीं करना है, नहीं करना पड़ रहा है, और इंडिया में आके बैठा हुआ है कि बाहर कंट्री में हमको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ा और इंडिया में आके बैठ गया, तब मोदी साहब आके पकड़ लेंगे कि बाहर भी नहीं पे कर रहा है, इंडिया में भी पे नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तुमने तो 15 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न किया है, तो इंडिया में भी कम से कम तो पे करो। तो इंडिया में उसको पे करवा देगा और उसको डीम्ड रेसिडेंट बोल के मान लिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन और एक है कि इंडिविजुअल है, इसमें किसका बारे में बोल रहा था, खाली इंडियन सिटीजन का बारे में बोल रहा था। यहाँ पे और एक साथ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल दिया, सेम चीज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी बोल के गया था कि जिसका डिसेंडेंट कौन है, इंडियन होना पड़ेगा, ग्रैंडफादर या फादर इंडिया का होना पड़ेगा, तब जाके वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, ठीक है। ये एक इंडिया का इंडिविजुअल है और उनका इनकम क्या है, सेम, अदर देन फॉरेन इनकम उनका 15 लाख इंडिया से ही आता है। तब हम लोग उनको रेसिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा। रेसिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा कब, जब उन्होंने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस ईयर प्रीवियस ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह गया। हम लोग का पहला बेसिक कंडीशन में क्या था, 182 डेज था। तो 182 डेज का जगह में हम लोग को जब डीम्ड रेसिडेंट 15 लाख वाला इंसान का पास जाएगा तो उनको डिस्काउंट दे देंगे कि आपको 120 डेज रहना है, तब जाके हम लोग को डीम्ड रेसिडेंट बोल के मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक पर्सन है, इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है और उसका इनकम क्या है, अदर देन फॉरेन इनकम, उनका इनकम क्या है, इंडिया से 15 लाख का इनकम आता है और उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया में 120 डेज रह गया, लेकिन 180 डेज से कम है। 180 डेज से कम क्यों है,
ये होने से तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो 120 डेज से अगर ज़्यादा रह गया है और 4 साल में, उसका प्रीवियस 4 साल में 365 डेज से अगर ज़्यादा रह गया, तब जाके उनको हम लोग डीम्ड रेसिडेंट बोल के मान लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को मेन पॉइंट कहाँ क्या याद रखना है कि 15 लाख का इनकम होना पड़ेगा, 120 डेज से ज़्यादा रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और लास्ट 4 ईयर्स प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन आपको 365 डेज इंडिया में ज़्यादा रहना पड़ेगा, तब जाके आप डीम्ड रेसिडेंट हो जाएगा। और साथ में क्या होना पड़ेगा, आपका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी रहना होगा, तब जाके आप क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकते, आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आपका फॉरेन इनकम है। ऑर्डिनरी इंडियंस लोग का इनकम का फॉरेन इनकम तो नहीं रहता, तो आपका क्या ही होगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, चलिए आपको अभी खाली थ्योरी पढ़ना है, उसका बाद आप लोग को सम दिया जाएगा। तो सेक्शन सबसेक्शन 6 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप लोग ने पढ़ लिया है। सेम चीज़ यहाँ पे, कोई भी एक इंडिविजुअल है वो क्या है, इंडिया में 60 डेज से कम रहा है, 60 डेज से कम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि पहला कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पहला कंडीशन क्या था, 182 डेज था। सेकंड कंडीशन था आप लोग का 60 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज से ज़्यादा रहना था, तो अब लास्ट ईयर ही आप 60 डेज से कम रहा, तो आप कौन हो गए, डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट। नहीं समझ में आया? और एक्सेप्ट फॉरेन इनकम हुआ और 120 डेज से ज़्यादा पर 180 डेज से कम अगर तो वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो होगा लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फॉरेन नहीं है। नहीं, क्या बोला, फॉरेन इनकम नहीं है और वो इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा पर 180 डेज से कम रहे, तो फिर हम लोग को बेसिक कंडीशन का सेकंड क्लॉज हम लोग को देखना पड़ेगा कि 60 डेज प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है या नहीं रहा है, और नहीं तो साथ में जो भी प्रीवियस 4 इयर्स में था उसको 365 डेज में रहना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ऑफ द बेसिक कंडीशन जो भी था वो आप लोग को देखना, क्योंकि तब तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं है? तो अभी क्या है, आपको 60 डेज से आप अगर इंडिया में कम रहा है तो आप डायरेक्टली कौन सा क्लॉज में गिर गए, नॉन रेसिडेंट में। इसमें प्रॉब्लम है नहीं है। फिर आप 60 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा है, इसका मतलब क्या, नो मतलब क्या, आप इंडिया में 60 डेज से ज़्यादा रह गए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप लोग का पहला बेसिक कंडीशन था कि आप इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा है या नहीं। अगर आप 180 डेज से ज़्यादा रहा है तो आप कौन है, रेसिडेंट है। ठीक है, ये हम कहाँ पे कौन हो गया अभी, हम रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। चलिए फिर अभी आप कौन है, इज ही एन इंडियन सिटीजन। आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जो आप लोग का एक्सेप्टेंस था, जहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन देखना था, 182 डेज वाला कंडीशन देखना था कि आप 182 डेज से तो ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है या नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या होगा, रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, क्योंकि आप 182 डेज से ज़्यादा है, इंडिया छोड़ के भी नहीं जा रहा है, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहा है तो आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आपको फिर से समझना है, 182 डेज इंडिया में रहा है वो, इतना समझ में आ गया। इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा है, ये वाला क्या था, बेसिक कंडीशन ना, पहला वाला था B1 था, तो B1 हो गया तो मतलब ये क्या, रेसिडेंट हो गया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए अभी हम लोग को एडिशनल कंडीशन देखना था
वो हम लोग ने अभी देखा है, नहीं देखा है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया नेक्स्ट वाला में, इसने बोला है कि हम इंडिया में 182 डेज से कम रहा है। हम क्या रहा है 182 डेज से कम रहा है। और हम कौन है इंडिया में, इंडिया का सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है। हाँ छोड़ के जा रहा है, ये वाला भी फुलफिल नहीं किया हम, तब हम कौन हो गए नॉन रेसिडेंट हो गए। ये नहीं समझ में है। फिर अभी हम कौन हो गया नॉन रेसिडेंट हो गया। अगर हम अभी नॉन रेसिडेंट हो गया है तब अभी हमको क्या करना है, मेरा अभी स्टे क्या है इंडिया में, हम 120 डेज वाला क्लोज देखेगा क्योंकि हम 180 डेज वाला में नहीं है। हम क्या बोला अभी, हम क्या एक्सेप्ट किया था कि हम इंडिया में 182 डेज से कम रहा है। तब हम क्या देखेंगे, हम इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा रहा है कि नहीं, रहा है। और मेरा लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज से हम ज़्यादा इंडिया में रहा है तो हम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये समझ में आ गया। फिर वाला इस वाला कंडीशन में है, इंडिया में है हम 182 डेज से कम है, इंडिया छोड़ के जा रहा है नहीं छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है नहीं छोड़ के जा रहा है, लेकिन हम 182 डेज से कम रहा है। और आप इंडियन ओरिजिन का इंसान है नहीं है, और आप इंडिया में 365 डेज से ज़्यादा रहा है या नहीं रहा है, रहा है, तो आप कौन हो जाएगा। अगर आप रहा है तो क्या होगा रेसिडेंट होगा, और नहीं रहा है तो ये वाला क्यों, हम अगर हाँ जब हम यस बोल रहा था तो हम इसको रेसिडेंट क्यों बोला है। अगर ये यस होता है तो हम रेसिडेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाला क्लोज आ जाता है। 365 होने से भी नहीं होगा, 365 होने से भी नहीं होगा, उसका साथ में और एक था, क्या था 60 डेज वाला। 182 डेज वाला क्लोज में तो हम ना बोल के आए हैं, लेकिन 60 डेज इसका साथ में क्या था प्लस 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो 60 डेज वाला नहीं है। अगर होता है तो इसमें हम रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो मैंने ये साइड देख लिया आप लोग का, लेफ्ट हैंड साइड का दोनों हम, राइट हैंड साइड का आपका दोनों देख लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग को देखना है अभी। 182 डेज से ज़्यादा हम इंडिया में रहा है, हाँ, तो हम कौन है रेसिडेंट हो गया। फिर 2 क्लोज था आप लोग का कि आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर आपको 2 साल इंडिया में रहना था, और प्लस आउट ऑफ 7 ईयर्स आपको 730 डेज रहना था। अगर आप हाँ हैं तो आप रेसिडेंट, ये रेसिडेंट है। 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स आप अगर रहा है तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर अगर आप लोग इंडिया में नहीं रहा है तो आपको देखना 729 डेज, तो 730 डेज था आपका। सेकंड कंडीशन था कि नहीं आप लोग का 730 डेज वाला, अगर वो उसमें है तो जाके आपको रेसिडेंट, अगर अदरवाइज नहीं रहता है तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। ये समझ में नहीं है। इसमें क्या है, क्या बोला है, हैज़ ही स्टेड इन इंडिया फॉर, इंडिया में 729 बस 730 डेज से कम रहा है। अगर 730 डेज से इंडिया में कम रहा है तो क्या हो जाएगा नॉट रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट। इसको ना बोला है हम, मतलब हम इंडिया में 730 डेज से ज़्यादा रहा है, इसमें बोला है 730 डेज से कम रहा है। अगर हम ज़्यादा रहा है तो हम रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, समझ आया। इसमें उल्टा बोल दिया है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो ये वाला चीज़ खत्म है हम लोग का। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मेरा क्या है 22-23, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 21-22, 20-21 सेम, तो 10 इयर्स का भी जो भी था आपका, आउट ऑफ 10 इयर्स 2 इयर्स रहना पड़ेगा, आउट ऑफ 7 इयर्स आपको 735 डेज रहना था, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बोल रहे हैं।
ठीक है, आप लोग को अगर याद नहीं रहेगा तो ये वाला सिस्टम गड़बड़, ठीक है। क्रू मेंबर वाला अभी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आएंगे इसमें HUF के लिए क्या होगा। अभी आप लोग को बोल दिया गया था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे होना पड़ेगा, इंडिया में होना पड़ेगा, तब जाके वो HUF रेसिडेंट होगा। सेम चीज इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट है। अदर कंपनीज मतलब क्या हो गया, फॉरेन कंपनीज, उसका अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो जाके वो रेसिडेंट होगा। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कंपनीज फर्म्स HUF उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब चीज़ हम लोग देखा देखी नहीं होता है। तो ये चैप्टर आपको यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। ये टेबल आप लोग को देखना है, समझ में नहीं आने से हमको क्वेश्चन करना है। अदरवाइज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इट मीन्स ए प्लेस वे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ एन एंटिटी एज ए होल इन सब्सटेंस आर मेड, ठीक है। वो अगर इंडिया में है तो जाके इंडियन, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगा। ये वाला बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला टेबल तक आप लोग को पढ़ के आना है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला यहाँ तक आप लोग को देख के आना है। उसका बाद में आप लोग को क्वेश्चंस दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।